दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं नवीन गुप्ता। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम और IRDAI के बारे में, इरडा के बारे में। दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम क्यों लाया गया? दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम का मतलब था लाने का कि लोगों को बचत करवाना और उनके पैसे की देखभाल करना और अपने खर्चे चलाना। खर्चे कैसे चलते थे दोस्तों? जब ये शुरू करी गई थी तो जो भी पैसा जमा करता था बैंक के अंदर में, तो पैसा इकट्ठा हो जाता था। तो उस पैसे का करते क्या थे? उस पैसे का करते थे, जो भी पैसे जमा होते थे उस पैसे को लोगों को जिनको जरूरत होती थी, मान लो कि आपने पैसे जमा करे, 1000 लोगों ने जमा करे और 1000 लोगों में से 5 या 10 जनों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए, खेती बढ़ाने के लिए या खेती के ऋण के लिए, बीज के लिए पैसे नहीं होते थे जैसे कुछ लोगों के पास में, तो उसको पैसे को उनको ब्याज पे दे देना और वो जो उस पैसे का ब्याज आएगा उस पैसे से अपने बैंकिंग के खर्चे चलाना, स्टाफ की सैलरी निकालना, एम्प्लॉय के खर्चे निकालना, अगर प्रॉपर्टी रेंट पे है तो उसका रेंट देना और कुछ अमाउंट जिसने जमा करा है, ठीक है ना, वो भी परसेंटेज के हिसाब से कुछ अमाउंट उस पैसे को, उसने जो जमा करा है उस पैसे को, जो ब्याज आया है उस पैसे से उसको दे देना। तो बैंकिंग का मेन उद्देश्य, मूल उद्देश्य यही था दोस्तों। इसके साथ में एक जरूरत महसूस हुई कि जो हम व्यापार वगैरह करते थे उस समय समुद्री से व्यापार होता था, समुद्र के रास्ते से, तो कुछ समुद्री लुटेरे किसी व्यापारी का माल लूट लिया करते थे। कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाए करती थी, जैसे कि सुनामी टाइप की आ गई, नाव डूब गई, कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे। तो जो भी वो व्यापार करता था तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था और वो उस नुकसान से उभर नहीं पाता था। तो उस समय जो जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना एक समूह बनाकर हम आपस में एक, मान लो 100 लोगों ने डाल दिया, 100 लोगों ने मान लो 5-5 रुपए या 10-10 रुपए उस टाइम पे जो भी हुआ करते थे, 5 रुपए तो बहुत ज्यादा बड़ी रकम हो गई उस टाइम के हिसाब से, तो कुछ एकम सर्टेन अमाउंट को रख लिया करते थे और जो भी उसका नुकसान हुआ करता था, मान लो 100 लोगों का समूह हो गया, 100 लोगों में से अगर एक जने को नुकसान हो गया तो वो उस पैसे से जो भी है उसकी भरपाई कर दिया करते थे। तो इसलिए एक जरूरत को देखते हुए इंश्योरेंस आया ताकि किसी का नुकसान ना हो, ठीक है ना, और थोड़ी थोड़ी सबकी मदद हो जाए। तो मान लो जो भी इंश्योरेंस करता था, मतलब जो भी इंश्योरेंस का पैसा जमा होता था, तो वो भी अश्योर रहता था कि अगर मेरा 1% या कुछ भी नुकसान हो गया तो मैं बर्बादी के कगार पर नहीं जाऊंगा, मैं अपना बिजनेस, व्यापार, मैं अपना द्वार से खुद का शुरू कर लूंगा क्योंकि मेरे को वहां से आर्थिक मदद मिल जाएगी। तो इस तरह से इंश्योरेंस शुरू हुआ दोस्तों। लेकिन आज की तारीख में हो क्या रहा है कि आप बैंक के अंदर में जाओ, अगर आपके खाते के अंदर में, अकाउंट में 2-4 लाख रुपए पड़े रहते हैं हमेशा, तो अगर आप कैश काउंटर पे जाओगे तो कैश काउंटर वाला ही आपको बोल देगा कि सर आपके खाते में पैसे पड़े रहते हैं, आप इंश्योरेंस करवा लीजिए। बिना मतलब के, बिना जरूरत के, बस आप इंश्योरेंस करवा लीजिए। आपके पास RM आते होंगे, रिलेशनशिप मैनेजर, जो भी आपको देखते होंगे, प्राइवेट बैंकों के अंदर में RM होते हैं, सरकारी बैंकों के अंदर में नहीं होते। सरकारी बैंकों में भी अगर जाओगे तो कोई ना कोई बोल ही देगा आपको कि आप इंश्योरेंस करा लीजिए। प्राइवेट बैंकों के अंदर में तो उससे भी बुरा हाल है। आप जाएंगे, घुसेंगे, बाद में अगर आपके खाते में पहले पैसे पड़े रहते हैं और जो भी वहां का एम्प्लॉय है उसको पता है, तो सबसे पहले आपको ये बोलेगा सर आप इंश्योरेंस करा लीजिए, बैठिए, आप आइए, वो
कुछ नहीं बताएगा आपको ज्यादा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ये बता देगा कि आप इंश्योरेंस करा लीजिए। अरे वो आया किस लिए है, उसका क्या काम है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही टारगेट बचा है बैंक का, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस। इसके अलावा कोर बैंकिंग जो थी, जिसे हम कोर बैंकिंग बोलते हैं कि जो उद्देश्य था, मूल उद्देश्य बैंक का, वो भूल गया कि भैया लोगों की बचत को जमा करो, उसके पैसे को जमा करो, और उस पैसे को जिसको जरूरत है व्यापार करने के लिए, शादी के लिए, घर बनाने के लिए, किसी भी चीज के लिए जरूरत है, उसको, उन पैसों को उसको दो, उससे ब्याज लो और अपने बैंक के खर्चे चलाओ। मेन काम बैंक का यही था और यही है। लेकिन बैंक ने अपना मेन काम भूलकर, कोर काम भूलकर, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर में ध्यान है कि इंश्योरेंस कैसे बेची जाए, और कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप आ जाइए, बैंक के अंदर पैसा जमा पड़ा है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बैंकिंग से जुड़ा हुआ रहा हूँ और अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। तो आपका जो एक एम्प्लॉय होता है जो 15-20 हजार रुपए की नौकरी करता है, उससे जब आप इंटरव्यू देने जाता है वो इंसान या एम्प्लॉय, बच्चा, वो कुछ नहीं पूछता इंटरव्यूअर, सिर्फ यही पूछता है कि आप इंश्योरेंस कितनी करते थे, पिछली कंपनी के अंदर में आपने कितनी इंश्योरेंस करी हुई है। ये मेरा अनुभव है, इसलिए बता रहा हूं आपको। वो और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, सिर्फ और सिर्फ यही पूछेंगे कि इंश्योरेंस कितनी करते हैं आप लोग, और उसके ब्याह पे आपको सैलरी अप्रेजल वगैरह जो भी होता है उसके ब्याह पे दे दिया जाता है। मान लो ऐसा लगता है अब तो बैंक जो है एक इंश्योरेंस ब्रोकर बन गया है, और ये बात मैं नहीं, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यही बात बोली है कि बैंक जो है अपना मेन काम भूलकर इंश्योरेंस एजेंट बन गया है और सिर्फ उस इंश्योरेंस पे ध्यान देता है। तो हमारी वित्त मंत्री जी भी अब यही बोल रही है। और आरबीआई जो कि बैंकों को रेगुलेट करता है, वो भी एक बैंकिंग सिस्टम देखता है, जो वो अब एक ड्राफ्ट लेकर आया है, गाइडलाइंस लेकर आया है कि अब आप मिस सेलिंग, जबरदस्ती किसी को इंश्योरेंस ना बेचें। क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको खाली यही बताया कि जमा करने में, अगर आपको जरूरत पड़ गई लोन की, जो कि बैंक का मेन काम है, जहां से आय अर्जित होती है, तो आपका ऐसे फायदा उठाया जाता है कि आपको इंश्योरेंस करवानी जरूरी है। आप गए हैं लोन लेने के लिए, साथ में एक इंश्योरेंस आपको लेनी ही है। उसका जो अमाउंट होता है, अगर आपने 2 लाख रुपए का भी, एक सिंपल सी भाषा में बोलो, 2 लाख का लोन लिया है, तो 8 से 10 हजार रुपए इंश्योरेंस के काट दिए जाएंगे आपको, एज के अकॉर्डिंगली 8 से 10 हजार रुपए गए। और वो कस्टमर की चॉइस नहीं होती है कि लेनी है या नहीं लेनी है, वो तो है ही नहीं। आपको जो ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी रहती है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना जाएगा आएगा, आपको इतने दिनों में ईएमआई में पैसा भरना है, उसके नीचे जो कट कुटा के मिलता है, प्रोसेसिंग फीस इतनी कट गई, ठीक है ना, इंश्योरेंस इतनी कट गई, जो कुछ एफिडेविट वगैरह के इतने कट गए, और इतना पैसा आपको मिल जाएगा। पूछना नहीं होता उन्होंने। और कोई कस्टमर बोलता भी है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो सीधा बोलते थे कि आपको लोन नहीं मिलेगा। कोई कस्टमर बोलेगा कि क्यों नहीं मिलेगा, कि इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी आपको, तभी आपको लोन होगा, नहीं तो हम आपको लोन नहीं देंगे। मतलब बैंक का जो काम था वो छोड़कर इंश्योरेंस बेचने पे ध्यान दे रहा है। अब आरबीआई गाइडेंस लेकर आ गया है कि मिस सेलिंग, जबरदस्ती इंश्योरेंस नहीं बेची जाएगी किसी को भी, क्योंकि ये मिस सेलिंग ही हुई और जबरदस्ती हुई है। मान लो किसी को लोन की जरूरत है और उसके सामने तुम ऐसी कंडीशन रख दोगे कि जब हम तुम्हारे को पैसा ही तब देंगे जब आप ये करोगे हमारे साथ में, तो मजबूरी है, और वो मजबूरी का एक तरह से फायदा उठाते हैं, क्योंकि पैसा उनके पास में है और उसको पैसा चाहिए, कस्टमर को, ग्राहक को। तो अब मिस सेलिंग बंद होने वाली है। 11 फरवरी 2026 को आरबीआई ड्राफ्ट गाइडलाइन लेकर आ गया है, और जो कि 1 जुलाई
2026 से लागू हो जाएंगी। उसके बाद में अगर कोई भी मिस सेलिंग करता हुआ पाया जाता है, कस्टमर की कंप्लेंट जाती है, तो सारा का सारा पैसा बैंक को वापस करना पड़ेगा। साथ में उसका जो भरपाई हुई है, नुकसान हुआ है समय का, इन सब चीजों का अगर कस्टमर क्लेम करता है तो वो भी देना पड़ेगा। तो मैं अब समझता हूं कि मिस सेलिंग अब नहीं होगी और बैंक का जो मेन काम है अपना कोर बैंकिंग है, उसके ऊपर में ध्यान दिया जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।